एवरीवन, स्वागत है आप सबका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग मार्क्सिज्म डिस्कस कर रहे हैं, कल हमने ग्राम्स्की के हेजीमनी की बात की थी, डिस्कशन चल रहा था अल्थ्यूज़र का। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मार्क्सिज्म को फिनिश करेंगे पीटर बैरी के टेक्स्ट से। ठीक है। द ट्रिक whereby we are made to feel that we are choosing when really we have no choice is called by Althusser interpellation. 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 Remember the term. Technical terms, literary terms जानने बहुत ज़रूरी हैं, याद करने बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि अगर आप याद रखते हैं इनके कॉन्सेप्ट को, एक टर्म याद कर लिया तो बाकायदे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। कह रहा है द ट्रिक, वो ट्रिक जिसके हिसाब से हमें ये फील कराया जाता है कि हम चूज़ कर रहे हैं। देखिए भाई, चूज़ करने की बात क्या आती है, मतलब जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप चूज़ करते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो आपको लगता है कि आप फ्री हैं चूज़ करने के लिए। तो कह रहा है एक ट्रिक है जिससे आपको फील कराया जाता है कि जैसे आप चूज़ कर रहे हैं व्हेन रियली वी हैव नो चॉइस, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे पास चॉइस नहीं होती। चॉइस न रहते हुए भी हमें लगे कि हम चूज़ कर पा रहे हैं। इस ट्रिक को ही इंटरपेलेशन कहा जाता है। कैसे? कैपिटलिज्म में बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, ऐसा ही कुछ होता है। कह रहा है कैपिटलिज्म says Althusser thrives on this trick. कैपिटलिज्म इसी ट्रिक पर चलता है। कैसे? It makes us feel like free agents. कैपिटलिज्म में ऐसा लगता है हमें कि हम फ्री एजेंट्स हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन हैव एनी कलर यू लाइक। हाँ ठीक है, जो भी कलर पसंद है आप चूज़ कर सकते हैं। कैसे? वाइल एक्चुअली इम्पोजिंग थिंग्स अपॉन अस, जबकि सच्चाई ये है कि हम पर चीज़ें थोपी जाती हैं। कैसे? एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि आप चूज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। कैसे ऑप्शन हैं? आप कलर चूज़ कर सकते हैं। कैसे कलर भाई? है तो कलर एक ही, ब्लैक। उसी में थोड़ी सी वैरायटी करके आपको मिलता है कि जहाँ तक ब्लैक वाले में तमाम जो आपके सामने जो चीज़ें पेश की जाएंगी, तमाम जो कपड़े पेश किए जाएंगे, तो कहा जाएगा हाँ आप फ्री हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, उसी में वही डार्क ब्लैक है तो लाइट ब्लैक है, इस तरह की चीज़ें। या थोड़े कपड़े में कुछ चेंजेस आपको मिल जाएंगे, कपड़े की क्वालिटी में चेंजेस मिल जाएंगे, लेकिन कलर तो रहेगा ब्लैक है। और कह रहा है कि आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी आयरॉनिकल है, लेकिन सच्चाई यही होती है। और यही चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पूरी तरह से लागू होती है। और बहुत इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर वो सेम चीज़ दी हुई है। क्या लिखा है? Thus, democracy makes us feel that we are choosing the kind of government we have. डेमोक्रेसी भी हमें यही फील कराती है कि हम गवर्नमेंट चूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हम चाहते हैं, या जो गवर्नमेंट हमारी है उसको हमने चूज़ किया है। कैसे? But in practice, the differences between political parties once in power are far fewer than the rhetorical gulfs between them. Rhetorical gulfs बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है। rhetorical gulfs, गल्फ समझते हैं, खाड़ी के लिए यूज़ किया जाता है, खाड़ी गहराई से रिलेट करता है। तो गल्फ़ का मतलब यहाँ पर, रिटोरिकल गल्फ़ का मतलब है वो जो बड़े बड़े डिफरेंसेस जो हमको देखने को मिलते हैं कि फ़ला पार्टी की आइडियोलॉजी ये है तो फ़ला पार्टी की आइडियोलॉजी वो है, तो हमको लगता है कि बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वो अंतर है नहीं, वो हमें दिखाया जाता है। तो इसलिए कह रहा है रेटोरिकल गल्फ्स। तो कहा जाता है कि सब एक ही खेल के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, मतलब ये है कि सब हैं एक जैसे ही, बस हमको देखने में या दिखाने में चीज़ें अलग नज़र आती हैं, जबकि वो होती नहीं हैं। तो डेमोक्रेसी में भी वही है। और अगर खुल करके कहें तो वही कहा जाता है कि जब आपको चूज़ करने की बारी आती है डेमोक्रेसी में, कि कुछ कई लोग खड़े हैं इलेक्शन में, आपको चूज़ करना है कि किसको चूज़ किया जाए, तो होता है कि भाई जो सबसे कम भ्रष्ट है उसी को चूज़ कर ले। मतलब हैं तो सभी भ्रष्ट,
जो सबसे कम है उसको चूज़ करें, यही है ऑप्शन, ऐसा दिखता है हमें। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दस डेमोक्रेसी मेक्स अस फील दैट वी आर चूजिंग द काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी हैव, बट इन प्रैक्टिस द डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज वंस इन पावर आर फार फ्यूअर देन द रेटोरिकल गप्स बिटवीन देम। तो वही है, इंटरपेलेशन इज अल्थ्यूजर्स टर्म फॉर द वे द इंडिविजुअल इज इनकरेज टू सी हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एन एंटिटी। ऐसा देखिए कि इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर हर सेल्फ पहले यूज़ किया है, हिमसेल्फ बाद में यूज़ किया है। हर सेल्फ और हिमसेल्फ एज एन एंटिटी फ्री एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल फोर्सेस। ये कह लीजिए कि एक खुशफहमी है। हाँ, इंटरपेलेशन एक खुशफहमी है जो एक इंडिविजुअल को हो जाती है जब उसको ऐसा लगने लगता है कि वो अपने आप को एक फ्री एंटिटी के रूप में देखता है जिस पर सोशल फोर्सेस का कोई असर नहीं है, मतलब सोशल फोर्सेस के अफेक्ट से वो दूर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब फिर वही बात, उसको लगती हैं चीज़ें अलग अलग, जबकि उन चीज़ों में ज़्यादा अलगाव या ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है एक्चुअली। It accounts for the operation of control structures not maintained by physical force। तो यहाँ पर बात हो रही है कंट्रोल स्ट्रक्चर की ही, ये उसी के लिए काउंट करता है, लेकिन वो कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं जो कि फिजिकल फोर्स से मेंटेन करे, बल्कि आइडियोलॉजिकल वे में, है ना। एंड हेंस फॉर द परपिचुएशन of a social setup which concentrates wealth and power in the hands of the few। और फिर वही होता है, आइडियोलॉजी का ये असर होता है कि वेल्थ और पावर कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है। तो एक तरह से देखने में लगता है कि डेमोक्रेसी है, जबकि रहती है प्लूटोक्रेसी। हाँ, कुछ लोगों की गवर्नमेंट, कुछ लोग ही हैं जो सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। कुछ लोग किंग हैं, कुछ लोग किंग मेकर्स हैं। ठीक है, द जनरल पर्पट ऑफ दीज अल्थ्यूजेरियन आइडियाज इज टू इनेबल अ मच मोर सटल व्यू ऑफ हाउ सोसाइटी वर्क्स। कह रहा है कि मेन जो पर्पट है, जो मेन कह लीजिए कि उद्देश्य एक तरह से कह लीजिए है अल्थ्यूजेरियन आइडिया का, वो ये है कि इस चीज़ के लिए इनेबल बना दिया जाए पढ़ने वाले को, जानने वाले को, या इसको फॉलो करने वाले को एक ज़्यादा सटल व्यू मिल जाए सोसाइटी के वर्किंग का, दैट प्रोवाइडेड बाय ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म ने जो व्यू दिया उससे एक बेहतर, एक और मोर सटल वे, एक मोर सटल व्यू मिल जाए चीज़ों को देखने का, समझने का। अल्थ्यूजेरियन आइडियाज़ का इतना फ़ायदा हुआ। Instead of force crudely applied from a single source, as from a lever, there is ascent secured in many different and complex ways। कह रहा है कि जो फोर्स होता है वो केवल एक सिंगल सोर्स से नहीं होता, जैसा कि लीवर से होता है। किसी भी लीवर की आप बात कर सकते हैं। लीवर का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो पढ़ा होगा आपने साइंस में, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, उसमें कैसे वर्किंग होती है तमाम जो अप्लायंसेस होते हैं या तमाम जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कैंची हो गई, जैसे चिमटा हो गया, है ना। तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि इंस्टेड ऑफ फोर्स क्रूडली अप्लाइड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ एज फ्रॉम लीवर, जैसे होता है ना कि लीवर जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे चिमटा आप यूज़ करते हैं तो फोर्स एक ही जगह लगाते हैं तभी आपका काम सही होता है ना। किनारे से उसको पकड़ेंगे तभी उससे काम सही से होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ फोर्स क्रूडली अप्लाइड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स एज फ्रॉम अ लीवर देयर इज एसेंट सिक्योर्ड इन मेनी डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स वेज। मतलब ये है कि केवल एक तरीका, एक जगह नहीं है, कई तरह से मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी वेज में ये फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, मल्टीपल वेज में चीज़ें काम करती हैं, हर तरह से माहौल बनाया जाता है, भीतर से, बाहर से, हर जगह से, है ना। एंड आइडियोलॉजिकल पावर इज शोन। और यही कारण है जब आपको हर तरह से वो चीज़ दिखाई जाती है ना, घर के भी भीतर भी, बाहर भी, हर जगह जब वही, तो आपको लगता है कि हाँ यही सच्चाई है। अब यहाँ पर अगर एक थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की बात कर दें तो फिर से माया का जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे माया में जब हम रहते हैं तो सारी जगह उसी हिसाब से चीज़ें हमको नज़र आती है, तो हमको लगता है यही सच है, जबकि वो है इल्यूज़न। मिराज की जो बात करते हैं हम, जो मृग मरीचिका होती है, मृग के लिए जो
गर्मी के दिनों में सड़क का चमचमाना या दूर से धूप का चमकना, जिससे लगता है कि कहीं पानी है, जबकि सच्चाई ऐसी होती नहीं, लेकिन दिखता हर जगह पानी है, पानी होता कहीं नहीं है। वही है सारी चीज़ें। कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ फोर्स crudely applied from a single source as from a lever, there is assent secured in many different and complex ways, and ideological power is shown to be of ultimately greater significance than material power. ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि मटेरियल पावर से ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर कुछ है तो वो है आइडियोलॉजिकल पावर। ठीक है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह से आइडियोलॉजी स्प्रेड की जाती है और किस तरह की एक अलग सोच या कह लीजिए कि एक दबी सोच निकल करके बाहर आ रही है, और ज़्यादातर लोगों में आपको उसका उफान देखने को मिलेगा। मज़े की बात यह है कि जब छोटे बच्चों से कभी हम बात करते हैं तो जब उनके मुंह से ऐसी बातें मैं सुनता हूं तो सुन करके शॉक्ड रह जाता हूं भाई कि इतने छोटे बच्चे ये सब कहाँ से जानते हैं, ये सब कहाँ से ये चीज़ें समझ रहे हैं, या इन सबों को ये सोच कहाँ से मिली। तब समझ में आता है कि सोशल मीडिया का पावर क्या होता है, कैसे माइंड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगर मैं इसको कहूँ ब्रेन वॉशिंग तो गलत नहीं होगा। आइडियोलॉजिकल पावर से, आइडियोलॉजी स्प्रेड करने से, आइडियोलॉजिकल रिप्रेशन जो है वो कैसे एक ब्रेन, अपने हिसाब का ब्रेन तैयार किया जा रहा है, बहुत ख़तरनाक है। 10. लिटरेचर इज शोन टू बी ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन इट्स ओन राइट। और यही कारण है चूँकि वह लिटरेचर से कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी भी स्प्रेड होती है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। नॉट जस्ट अ हेल्पलेस एंड पैसिव रिफ्लेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक बेस विद द रियल बिजनेस ऑफ सोसाइटी गोज ऑन। तो इस तरह से लिटरेचर केवल इकोनॉमिक बेस की तरह काम नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी स्प्रेड करने में भी इसका योगदान है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। Hence the attraction of Althusser to recent Marxist critics is that he offers ways of bypassing the crude base superstructure model without giving up the Marxist perspective altogether. और यही कारण है कि आज जो मॉडर्न क्रिटिक हैं, मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं, अल्थ्यूज़र की तरफ कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि अल्थ्यूज़र एक तरह से हाईवे पर तो नहीं चलते लेकिन बाईपास दिखा देते हैं। मतलब हाईवे के बगल से जाने वाले जो रास्ते हैं उसको बाईपास कहा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हाईवे के साथ साथ ही चलता है लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बाईपासिंग मतलब पूरी तरह से क्रूड बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को तो और नहीं अपनाते, लेकिन पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं करते, उसमें अपना मॉडिफिकेशन इन्होंने दे दिया है अल्थ्यूज़र, और यही इम्पोर्टेंस है उनकी। मतलब पुरानी चीज़ को, या जो पहले का जो पर्सपेक्टिव रहा है मार्क्सिज्म का, उसमें कुछ नया ऐड कर दिया, एक नया व्यू ऐड कर दिया, एक नया पर्सपेक्टिव ऐड कर दिया, अपना कुछ एक कंट्रीब्यूशन दे दिया अल्थ्यूज़र ने, जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की अब तक। कह रहा है विच इज़ टू से दैट दे रीथिंक एंड रीपैकेज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन अ फॉर्म विच इज़ मोर सटल एंड मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो यही कारण है कि एक तरह से हम रिविजनिस्ट मार्क्सिज्म देखते हैं, एक रीपैकेजिंग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसमें कि मार्क्सिज्म हमको मोर सटल और मोर फ्लेक्सिबल नज़र आता है। दिस इज़ नॉट टू से दैट अल्थ्यूज़र वॉज अ फ्लेक्सिबल थिंकर जनरली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कह देंगे कि अल्थ्यूज़र पूरी तरह से फ्लेक्सिबल थिंकर थे। ऑन द कंट्रारी ही वॉज अ पर्टिकुलरली डॉगमेटिक वन। ये कमेंट है पीटर बैरी का, बल्कि इसके विपरीत कह सकते हैं कि वो डॉगमेटिक वन, डॉगमा का मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले या कुछ ऐसी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में ला करके रखने वाले। मच अटैक्ड ऑन द लेफ्ट फॉर हिज प्रमोशन ऑफ थियरी एज अ सेपरेट ड्रीम। अल्थ्यूज़र ने लेफ्टिस्ट को, यानी लेफ्ट वालों को जो है अटैक किया, खास करके इस बात के लिए कि ये लोग केवल थियरी को ही एक अलग दुनिया समझते हैं, एक सेपरेट ड्रीम समझते हैं, विच इज़ अबव एक्सपीरियंस। केवल थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ऐसा मानना था अल्थ्यूज़र का। प्रैक्टिस और एक्टिविज्म, ये कहाँ उन्होंने बात कही है, द पॉवर्टी ऑफ थ्योरी में, बाय द ब्रिटिश मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन E.P. थॉम्सन, उसमें ये मेंशन है। बट ही डिड प्रोवाइड टर्म्स एंड फार्मूलाई व्हेन दे वर नीडेड। देखिए, ये एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है अल्थ्यूज़र का कि उन्होंने टर्म्स दिए, मतलब केवल थियरी को पकड़े रहो ये नहीं कहा, इसके विरुद्ध में थे वो, लेकिन जहाँ ज़रूरत थी वहाँ टर्म्स दिए, फार्मूला दिए,
in the liberalizing 1960s, which loosened the monolithic fabric of Marxist thinking and therefore made it acceptable to the radicals of the period, that period. मोनोलिथिक मतलब एक ही तरह की चीज़ों से बना हुआ मार्क्सिज्म, उसमें एक वैरायटी लेकर के आए, जैसे कि जो रेडिकल्स थिंकर थे, रेडिकल थिंकर्स थे उस पीरियड के 1960s के, उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया. Without these loosening moves, Marxism might have been widely rejected as just one more form of rigid traditional thinking which the counterculture of that time needed to reject. तो कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मार्क्सिज्म भी और थियरीज़ की तरह रिजेक्ट कर दिया जाता, ट्रेडिशनल थियरीज़ की तरह. देखिए ये बड़ा ट्रेडिशन रहा है, हमेशा से रहा है. जैसे आप स्ट्रक्चरलिज्म देखते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट कैसे जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है ना. जैसे आप कॉलोनियलिज्म देखते हैं तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म आ जाता है. इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि पूरी तरह से अगेंस्ट तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली चीज़ों को रिजेक्ट करती हैं. जैसा कि आप रोमांटिसिज्म या क्लासिसिज्म में देखते हैं कि रोमांटिसिज्म कहीं ना कहीं क्लासिसिज्म से अलग बातें करता है. फिर या एक न्यू क्लासिसिज्म था तो कैसे वो पहले के रोमांटिसिज्म या पहले के रोमांटिक फर्वर के अगेंस्ट बात करता है. तो ये ट्रेडिशन हमेशा से रहा है. यहाँ पर जो एक टर्म यूज़ किया है ना, काउंटर कल्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. जब भी कोई एक कल्चर डेवलप होता है, एक समय के बाद उसका काउंटर कल्चर डेवलप हो जाता है. काउंटर कल्चर का मतलब उसके विपरीत कहीं ना कहीं या कुछ अपोजिट चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें जो कि आने वाली पहले वाली चीज़ों को रिजेक्ट कर देती हैं पूरी तरह से कि नहीं, ये जो कहा आपने गलत कहा है. ये इतिहास में एक क्रम चलता रहता है. ठीक है. जैसे हमारे सेंटर गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो अभी ज़्यादातर समय से आप देख रहे हैं कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, है ना. तो वो जो चीज़ चल रही है, तो क्या कह रहा है कि अगर एल्थ्यूज़र नहीं आए होते, उन्होंने ये कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं किए होते, तो कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म और थियरीज़ की तरह, ट्रेडिशनल थियरीज़ की तरह, जब उनकी काउंटर कल्चर की थियरी आती तो शायद ये रिजेक्ट कर दिया जाता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके साथ. और सच में आप कितने भी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर पार्टी से ओरिएंटेड हों, अगर एक बार आप मार्क्सिज्म पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, और अगर आपने सोसाइटी को जिया है, सोसाइटी में आप रहे हैं, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हों, अगर आप थोड़े से दिमाग वाले हैं, आई मीन फील करने वाले हैं, समझदार हैं, समझने वाले हैं, तो आपको मार्क्सिज्म ज़रूर एक ना एक बार अट्रैक्ट करेगा. आपको लगेगा कि हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही कही जा रही है. तो ये कारण है, यही रेलिवेंस है मार्क्सिज्म का, कि कैसे आपको वो एक पर्सपेक्टिव देता है सोचने. ऐसा नहीं है कि मार्क्सिज्म एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, कि मार्क्सिज्म में या मार्क्सिस्ट थियरिस्ट ने जो बातें कही हैं बस वही बातें सच हैं. लेकिन ये भी एक कह सकते हैं कि ये भी एक तरीका है समाज को देखने का, with the help of some technical terms provided by some great Marxist thinkers like Althusser. थोड़ी और बातें, दो और थियरिस्ट का नाम यहाँ पर पीटर बैरिन ने ले लिया है. बहुत ज़्यादा उनके बारे में बातें नहीं कही गई हैं. टेरी ईगल्टन है और एक फ्रेडरिक जेम्सन है. सिंस द 1970s द बेस्ट नोन ब्रिटिश मार्क्सिस्ट, अभी हैं टेरी ईगल्टन, अभी जिंदा हैं, हैज़ बीन टेरी ईगल्टन. कह रहा है कि 1970s से लेकर के ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिक एक फेमस हुए हैं, रहे हैं, टेरी ईगल्टन, whose work has reflected a wide range of influences including for a time that of Althusser. तो काफ़ी प्रभाव उनका भी देखने को मिलता है एल्थ्यूज़र की तरह, या एल्थ्यूज़र का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है. ब्रिटिश हैं वो, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं. मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म सीम्स टू कन्फ्लिक्ट इन इट्स बेसिक assumptions with those of post structuralism and post modernism, and the most significant Marxist writing in the 1980s and 1990s involved a process of intricate interaction with these movements. मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म शुरू में जैसा रहा, बाद में जो उसके बेसिक एजम्पशंस थे वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन में दिखे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में दिखे. जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात आई, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात आई, तो काफ़ी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. और कह रहा है, स्पेशली कह रहा है कि 1980s और 1990s की जो राइटिंग है उसमें हमको ज़्यादातर इंट्रिकेट इंटरेक्शन देखने को मिलता है इन मूवमेंट्स में. Marxist criticism has also traditionally been opposed to psychoanalytic explanations of conduct.
एक तरफ अगर साइको एनालिसिस को रखें या साइको एनालिटिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ कंडक्ट को रखें और एक तरफ मार्क्सिज्म को रखें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों अपोजिट जा रहे हैं। On the grounds that psychoanalysis falsely isolates individual from the social structures in which they exist। क्यों ऐसा होता है? मार्क्सिज्म उसके अगेंस्ट क्यों लगता है? क्योंकि जब आप साइको एनालिसिस करते हैं तो एक इंडिविजुअल को केवल इंडिविजुअल के बतौर देखते हैं, आप उसके दिमाग में घुसते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं। तो एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल बना करके ही छोड़ देता है साइको एनालिसिस। इसीलिए मार्क्सिज्म कहीं ना कहीं उसके विरोध में खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट दिखाई देता है। ऑल द सेम द अमेरिकन मार्क्सिस्ट क्रिटिक फ्रेडरिक जेम्सन, देखिए दूसरा नाम जो है फ्रेडरिक जेम्सन का, जो कि अमेरिकन मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं, इन द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, उनका वर्क है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस कॉलन नैरेटिव एज अ सोशली सिंबॉलिक एक्ट 1981, ये उनके वर्क का नाम है। क्या उन्होंने उसमें समझाने की कोशिश की है फ्रेडरिक जेम्सन ने? हैज़ ट्राइड टू रिकनसाइल द टू, दोनों को रिकनसाइल करने की कोशिश की, मतलब दिखाया कि कहीं ना कहीं दोनों का जुड़ाव कैसे है। देखिए सच्चाई यही है, जितनी भी थियोरीज़ हैं ना, उनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको ये एहसास होने लगेगा, वही हाल होता है। मैं बार बार समझाता हूँ अंधों वाली बात की। कई सारे अंधे थे, उन्होंने डिसाइड किया हाथी को देखने का। किसी ने कान पकड़ा तो कहा हाथी सूप की तरह है, किसी ने पैर पकड़ा तो कहा हाथी वृक्ष की तरह है, किसी ने वो पेट पर पहुंचा तो कहा कि हाथी दीवार की तरह है, किसी ने पूंछ पकड़ ली, सूंड पकड़ लिया तो कहा हाथी सांप की तरह है। तो अगर इंडिविजुअली सबकी बातें देखें तो सबकी बातें गलत ही लगती हैं, लेकिन सबको मिला दें तो सबकी बातें सही हो जाएंगी। चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। जितनी थ्योरीज़ हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव हैं चीज़ों को देखने का, समझने का। बस गलती वहाँ हम कर जाते हैं कि हम एक चीज़ को केवल सही मानते हैं, दूसरे को नकार जाते हैं। ऐसा होता नहीं है। अलग अलग एंगल से जब आप देखेंगे चीज़ों को तो चीज़ें समझ में आएंगी। वो जो 6 और 9 वाली बात होती है कि 6 को नीचे ज़मीन पर लिख दिया, एक तरफ एक को खड़ा कर दिया, दूसरे को, इधर वाला देख करके बोल रहा है 6 है, उधर वाला देख करके बोल रहा है 9 है। तो जिस एंगल से देखेंगे चीज़ें उस ढंग से नज़र आती हैं। खैर, कुछ लोगों के चेहरे, फ़ोटो देखिए, अलग अलग एंगल से चेहरा ही अलग नज़र आने लगता है। तो थियरीज़ की बात ही छोड़िए। हाँ, तो इसेंशियली जेम्सन ऑफर्स पॉलिटिकल एक्सटेंशंस ऑफ बेसिक साइकोएनालिटिक टर्म्स लाइक द अनकॉन्शियस एंड रिप्रेशन। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, साइकोएनालिटिक टर्म है, आप जानते होंगे, साइकोएनालिसिस में पढ़ेंगे, रिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, अनकॉन्शियस को पढ़ेंगे, फ्राइड से जुड़े हुए टर्म्स हैं ये। तो ये साइकोएनालिटिक टर्म्स थे, इसका पॉलिटिकल एक्सटेंशन कर दिया फ्रेडरिक जेम्सन ने। मतलब पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है इन टर्म्स का। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, लिटरेचर इन हिज व्यू ऑफन ट्राइज टू रिप्रेस हिस्टोरिकल ट्रूथ। देखिए कह रहा है कि लिटरेचर ज़्यादातर एक प्रयास करता है हिस्टोरिकल ट्रूथ को रिप्रेस कर देने की, दबा देने की। रिप्रेस आ गया टर्म। बट एनालिसिस, देखिए एनालिसिस कैन रिवील इट्स अंडरलाइंग आइडियोलॉजी, दैट इज इट्स अनकॉन्शियस। लेकिन अगर हम उसके एनालिसिस पर तुल जाएं कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है ना, जैसे वो अगर आप पढ़ेंगे लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक, तो जो आपको समझ में आएगा वो लगेगा कि वो ऐसे व्यक्ति का मखौल उड़ाना चाहता है जो जिसका नाम अल्फ्रेड प्रूफोक टाइप में है, और जो गंजा है लेकिन फिर भी चाहता है कि कोई किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है। तो ऐसा लगता है, अगर आप रिप्रेशन को समझते हैं या आप सिंपल सुपरफिशियल वे में आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऐसे लोगों का शायद मजाक उड़ा रहे हैं टी.एस. एलियट। हाँ, लेकिन जब आप रिप्रेश को समझते हैं, अनकॉन्शियस सेल्फ को समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियट कभी ऐसे किसी दौर से गुजरे हों जब उनको ऐसा लगा हो। कहीं ना कहीं जो इंसान खुद कहता है कि आपकी पर्सनालिटी नहीं घुसनी चाहिए आपकी पोइट्री में, ऐसा तो नहीं कि उनकी पर्सनालिटी निकल करके आ रही है उसमें। ये चीज़ होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रिप्रेस और अनकॉन्शियस की बात आई तो मुझे ये बात अचानक से स्ट्राइक कर गई मेरे दिमाग में। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक इंडिविजुअल में एग्जैक्ट जो खुद कमी होती है उसको छुपाने के लिए वो इंसान उसी कमी का मखौल उड़ाता है, मजाक उड़ाता है दूसरों के सामने। कैसी होती होगी वो पर्सनालिटी, अनकॉन्शियस को रिप्रेस कर देने की।
और जब अनकॉन्शियस बाहर आ जाते हैं तो सच्चाई निकल करके बाहर आ जाती है। ये होता है। हमारे अंदर जो कमियां होती हैं वो निकल करके दिख न जाएं, इसलिए दूसरों के अंदर वैसी ही कमी को लेकर के हम उसका मजाक उड़ाते हैं और अब बोस्ट करते हैं, अपने बेकार में शेखी बघारते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं फ्रेडरिक जेम्सन कि लिटरेचर ज़्यादातर क्या करता है, हिस्टोरिकल ट्रूथ को रिप्रेस कर देता है। तो जब रिप्रेस करता है वो कहीं दब जाती हैं चीज़ें अनकॉन्शियस में जा कर के। जब द अनकॉन्शियस से उसको अंडरलाइनिंग आइडियोलॉजी उसको कह सकते हैं बाहर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, एनालिसिस करेंगे उसकी, तो चीज़ें बाहर निकल करके आ सकती हैं। बात समझ में आई? तो द अनकॉन्शियस और रिप्रेशन जो कि साइकोएनालिसिस के टर्म थे उसको लेकर के आए फ्रेडरिक जेम्सन, मार्क्सिज्म में एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन दिया उसको। A basic starting point on Eagleton, Jameson, and this whole area of debate would be to read Jameson's essay, The Politics of Theory. करें इन चीज़ों को अगर समझना है ईगल्टन को, जेम्सन को, तो हमको पढ़ना होगा जेम्सन की द पॉलिटिक्स ऑफ थियरी, आइडियोलॉजिकल पोजीशंस इन द पोस्ट मॉडर्निज्म डिबेट। किसको पढ़ना होगा? जेम्सन का क्या पढ़ना होगा? द पॉलिटिक्स ऑफ थियरी, आइडियोलॉजिकल पोजीशंस इन द पोस्ट मॉडर्निज्म डिबेट। और ईगल्टन का क्या पढ़ना होगा? कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये उनका ऐसे लिखा हुआ है टेरी ईगल्टन का, कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि कह रहे हैं कि डेविड लॉज की जो बुक है, डेविड लॉज ने जो एडिट की है बुक मॉडर्न क्रिटिसिज्म ऑफ एंड थियरी और रीडर, उसमें आपको ये दोनों एसेज मिल जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बुक है डेविड लॉज की, मोटी सी किताब है, बहुत सारे एसेज, अच्छे अच्छे एसेज जो कि पीजी लेवल पर नेट के लिए पढ़ने होते हैं, वो सारे एसेज का कलेक्शन आपको डेविड लॉज की किताब में मिल जाएगा। हम लोगों ने अपने एमए के दौरान उसी से पढ़ाई की थी। मैंने अपने एमए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया था, उसी से पढ़ाया था। इसमें कैपिटलिज्म, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जो एसे है टेरी ईगल्टन का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में है। आई मीन बहुत आसान नहीं है उसको समझना, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बीएचयू के एमए के कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है ये। खैर, आई होप कि 8-9 वीडियोस, 9 आई थिंक मार्क्सिज्म के 9 वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको मार्क्सिज्म कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी छोटा कह सकते हैं, बहुत शॉर्ट वे में डिस्कशन था मार्क्सिज्म का, तब ये चीज़ें हैं। मैंने कोई ओरिजिनल टेक्स्ट डिस्कस नहीं किया, केवल पीटर बैरी की जो बुक है द बिगिनिंग थ्योरी, उसी में जितनी चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को मैंने पूरा अपनी तरफ से डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप नाउ यू आर having clear concept of Marxism at least, and you can write very well in the coming examinations. Thank you.